गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। अब तो पूरी तरीके से बाहर आ गए आप हैप्पी दिवाली जोन से, या अभी भी उसी में बैठे हो? आ गए? अब तो नहीं है ना दिवाली? दिवाली वाला बुखार तो नहीं है ना अभी किसी को? सब ठीक हो गए बुखार से? आ गए वापस लाइन पे एंजल? हाँ, दिवाली वाला बुखार उतर गया या अभी थोड़ा सा है? हट गया? और कोई दूसरा बुखार? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो कल 3.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी थी। एज फार एज अवर रिवीजन सेशन इज कंसर्न, 3.1 हमने कवर किया था कल। 3.1 में हमने क्या सीखा था कि हाउ टू फ्रेम लीनियर इक्वेशन यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है। 3.2 इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्लस थोड़ा सा ग्राफिकल इम्प्लीकेशन भी है इसमें, है ना। देखो, सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है। कल आपको मैंने बताया था कि कल जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें हमने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो भी ठीक, ना कर रही हैं तो भी ठीक, क्योंकि केवल आपको रिप्रेजेंट करना है। बट यहाँ पे क्या करना है, चेक करो, ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है यानी लाइंस को आपको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो आपको स्केल को चेंज कर करा के, जैसे मान लो आपका आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था कल, मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। ये तो पैरेलल हो गया, सॉरी, कुछ ऐसा बन रहा था मान लो, ठीक है। अब ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसको इंटरसेक्ट करवा तो सकते हैं, कैसे? आप खुद सोचो, अगर मैं इस ग्राफ को जूम आउट कर दूं, जूम आउट कर दूं मतलब छोटा कर दूं, जूम इन कर दूं तो ये फिर तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जूम आउट कर दूं तो जो मतलब जूम आउट करते ही ग्राफ छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो आगे की लाइन भी दिखाई देगी कि लाइन आगे कहाँ गई, और आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही होगी, समझ रहे हो। अब जूम आउट करने के लिए इधर तो हमारे पास क्लिक है, क्लिक करके थोड़ा हम जूम आउट कर सकते हैं। आप शीट के अंदर कैसे जूम आउट करोगे? स्केल को बढ़ा के। जैसे आप स्केल 1:1 का ले रहे हो तो आप स्केल 2:2 का लो, या 5:5 का लो, या 10:10 का लो। स्केल को जैसे आप बढ़ाओगे तो वो आगे वाली लाइन दिखाई देगी कि वो आगे जाके कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो आपको इसको इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका स्केल बढ़ा दो। जैसे 1 2 3 है, आप 5 10 15 कर दो तो ये लाइन आगे की भी दिखाई देगी फिर आपको कि आगे जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ आया? ठीक है। उससे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिक पार्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ, वो पार्ट हमने कल ही कर लिया कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं और वहां से इक्वेशन बनाते हैं, और फिर फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और फिर उनके ग्राफिकली हमको क्या करने हैं, सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाला फिफ्थ सेकंड वाला उठा लो, फर्स्ट का सेकंड। देखो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 50। और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 46। तो सपोज करो मैं एक पेंसिल की कॉस्ट को x मान लूं। मैं क्या करूं, एक पेंसिल की, मान लो यार ये है पेंसिल और ये है पेन, राइट? ये है पेंसिल और ये है पेन। सपोज करो मैं एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लूं, ₹x, और एक पेन की कॉस्ट को क्या मान लूं, ₹y। अब केस नंबर 1 जो है, केस 1 में हमारे पास पेंसिल्स कितनी है? 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है। तो प्रदीप मुझे बताओ, अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होगी? 50 रुपए। कैसे पता लगाया? सर इनटू इनटू यानी मल्टीप्लाई कर दें। किसको किससे, किसको किससे किया सर ये? अगर एक पे हम्म, सर 5 पेंसिल से एक पेंसिल 10 रुपए की तो 5 इंटू 10 कर दो। 5 into 10 कर दिया। अभी जैसे 10 रुपए कॉस्ट थी ना, 10 की जगह कितने रुपए कॉस्ट है? x रुपीस कॉस्ट है। तो अब 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x। 5x। 5 into 10 किया था तो 5 into 10 ना करके 5 into x करेंगे, क्योंकि अभी कॉस्ट 10 रुपीज नहीं है, अभी कॉस्ट क्या है, हमने क्या मानी है, ₹x। तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो गई? 5x। और केस नंबर 1 में पेन्स कितने हमारे पास? 7। तो मुझे बताओ 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सिमिलरली 7y। और इन 7y। दोनों की कंबाइन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कंबाइन मतलब इसको इसको ऐड कर दो,
तो ऐड कर दिया हमने 5x प्लस 7y, और बुक के अकॉर्डिंग ये कंबाइंड कॉस्ट कितनी गिवन है 50, तो इक्वल टू लगा दूंगा 50। बन गई इक्वेशन नंबर 1, बनी इक्वेशन नंबर 1। चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में पेंसिल्स कितनी है, कहाँ है, 7 पेंसिल्स हैं, तो 7 पेंसिल्स हैं तो 7x तो इसकी कॉस्ट हो गई, और पेन्स उल्टे हैं मतलब 5 पेन्स है ना, तो क्या हो जाएगा 5y, और इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x प्लस 5y, और बुक के अकॉर्डिंग वो कंबाइंड कॉस्ट कितनी गिवन है 46 का है ये, तो 46 गिवन है, मैं क्या कर दूंगा इक्वेट कर दूंगा 46 से, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर जैसा काम हमने कल किया था वो का वही काम करना है, क्या सॉल्यूशंस निकालने, तीन सॉल्यूशंस दोनों के, इसके भी और इसके भी, फिर ग्राफिकली उनको लाइंस को इंटरसेक्ट करवाना है, जहां पे भी लाइंस इंटरसेक्ट होगी वही मेरा फाइनल आंसर कहलाएगा। मान लो कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो रही है 20 कोमा या 10 कोमा 20 पे, मान लो आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है कौन से पॉइंट पे 10 कोमा 20, तो 10 मतलब क्या था एक्स कोऑर्डिनेट, और 20 मतलब क्या था वाई कोऑर्डिनेट। एक्स क्या था एक पेंसिल की कॉस्ट, वाई क्या था एक पेन की कॉस्ट, तो यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपया, एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपया। जहां पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, इसी का फर्स्ट पार्ट देखो, मुझे इक्वेशन बता दो बस क्या बनेगी। 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज हैं, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसमें भी हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स दो हैं, बॉयज गर्ल्स, मान लो नंबर ऑफ बॉयज मान लो x और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो y, टोटल मिला के कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। भाई इसका नंबर मिला के 10 है। एक इक्वेशन रेडी है यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से रीड आउट करो सिचुएशन को। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी, जो बातें मैंने आपको बताई थी, थिंग्स विच हैज टू बी कंसीडर्ड, है ना, उन थिंग्स को माइंड में रखते हुए इसकी इक्वेशन बनाओ। देखो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानी आपने x, उस y मानी, ठीक है y, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ y। उसके बाद क्या है इसका क्या लगाते हैं अपन, कल बताया था इक्वल टू का साइन। फिर क्या है 4 की जगह 4 ही रहेगा, मोर देन की जगह प्लस, और नंबर ऑफ बॉयज की जगह x। बस एक कमी है, 4 प्लस एक्स ना लिख के इसको एक्सचेंज करते हैं। मैंने क्या कहा था, मोर देन या लेस देन के अगल बगल की जो चीजें होती हैं उसको, इसकी पहले की चीज को बाद में लिखते हैं और बाद की चीज को पहले लिखते हैं। तो 4 प्लस एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे हम x प्लस 4, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और पहली क्या बनी थी, अभी बनाई थी जब हमने x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये दो इक्वेशन से अगेन हम तीन सॉल्यूशंस निकालेंगे, लाइंस को इंटरसेक्ट कराएंगे और आंसर निकाल के लिखेंगे। और छोटी मोटी चीजें तो आप देख के भी सॉल्व कर लिया करो, या कर पा रहे होंगे कि टोटल अगर 10 है और इसकी वैल्यू उससे 4 ज्यादा है तो x कितना होगा और y कितना होगा, बताओ। सॉल्व कर लिया होगा यहाँ तक, ले आओ। थैंक यू। ठीक है, समझ आया? टोटल अगर 10 है और y की वैल्यू x की वैल्यू से 4 ज्यादा है तो x कितना होगा और y कितना होगा। इमेजिन नहीं कर पाई इतनी सी बात, बताओ बताओ ना कि x कितना होगा और y कितना होगा। x और y का सम है 10, ये तो क्विज हो गई एक छोटी सी। हाँ 6 और 4 नहीं, 6 और 4 नहीं हुआ। 3 and 7, देखो इसको x को तो मानो 3 प्लस y को मानो 7, तो 3 प्लस 7 10 होता है, और जो 7 है और 3 से 4 ज्यादा है। उसने भी यही कहा था कि जो y है
वो x में 4 ऐड करने से मिलता है। तो जो 7 है वो 3 में 4 ऐड करने से नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। चलो ये तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, बट आपको उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है कि हमको क्या करना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन करके बताया था हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, मतलब पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा क्या होता है नो सॉल्यूशन, तीसरा क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं, अगर ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो एग्जैक्टली डिफरेंट है तो फिर क्या हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ये दोनों सेम है लेकिन ये तीसरे से डिफरेंट है नो सॉल्यूशन, और अगर तीनों ही सेम है, और अगर तीनों ही सेम है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो फटाफट से बताते जाओ। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू बोलो -4, c1 की वैल्यू बोलो 8, a2 की वैल्यू बोलो, b2 की वैल्यू बोलो और c2 की वैल्यू बोलो। आपको क्या करना है a1 बाई a2, a1 बाई a2 मतलब 5/7। फिर क्या करना है आपको b1 बाई b2, b1 बाई b2 मतलब -4 बाई -6, इसको +6 है क्या, इसको इरेज कर देते हैं हम, देखो आराम से। -4 डिवाइडेड बाई क्या है +6 है, इसको जब अपन कैंसिल आउट करेंगे 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा -2/3। अब देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 एंटायरली डिफरेंट है, मतलब ये अनइक्वल रेशियोज हैं, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा पहले का यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। चलो सेकंड पे चलते हैं। a1 बाई a2 करो 9/18, क्या होता है 9/18, काटेंगे तो 1/2, 9 से कट जाएगा। फिर b1 बाई b2 करो जरा 3/6, वो क्या होता है, वो भी 1/2 होता है। और फिर c1 बाई c2 करो 12/24 है, 12/24 करोगे, उसको काटने से भी क्या आ जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों रेशियो सेम है। दैट मीन्स हम क्या कर देंगे कि इसमें क्या किस तरह का सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तीसरा केस बनेगा। और हाँ तो ना क्यों इक्वल होते, 1/2 अलग है, -1/2 अलग है, अनइक्वल होते फिर तो। ठीक है, 1/2 एक अलग नंबर है और -1/2 एक अलग नंबर है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होते। ठीक है ना, फिर अनइक्वल माना जाता, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला देखो, बताओ 6/2, 6/2 को क्या लिखोगे 3/1। फिर इधर देखो ये क्या है -3/b1/b2 सेकंड रेशियो, -3 -y है, तो -y का मतलब -1, तो -3/-1 कट के ये भी 3/1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तीसरा बोलो 10/9, 10/9 तो 10/9 ही रहेगा। तो रेशियोज को कंपेयर करो, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट ये दोनों मिलके तीसरे से अनइक्वल आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या आंसर होता है नो सॉल्यूशन। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आने का चांसेस है और काफी इजी क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है ना। अब एक गलती यहाँ पे जो हो सकती है आप मत करना, वो ये होगी कि सपोज करो कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, बताना ना। जल्दी से देख के बताओ। नो सॉल्यूशन, आर यू श्योर? हाँ दिव्यांग बताओ, दिव्यांग बोलो, तीनों में से कौन सा होगा, यूनिक, नो या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। यश आप बताओ, दिख तो रहा है ना सबको, 2x + 3y - 10 है इक्वल टू 0 और 4x + 6y इक्वल टू -20। भव्य बदलो, इनफाइनाइट। आकांक्षा नो सॉल्यूशन, रिया नो सॉल्यूशन, अच्छा जी, सृष्टि नो सॉल्यूशन, बोलो एंजल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस किस को लगा था पहले तो ये बताओ,
अभी किस किसने इनफाइनाइट, दिव्यांग बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या क्या होता है ये बताओ। तीनों इक्वल है क्या? a1/a2 क्या है यहाँ पे? 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। फिर b1/b2 क्या आएगा? कैसे? किसको किससे? ठीक है। और c1/c2 क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस का 1/2 आएगा या 1/2 आएगा? कैसे? किसको किससे काटा है? -10 को 20 से काटा है। यहाँ पे देखो -20 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -20, बट ये -20 उधर भी तो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन के केस में आपको प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसीडर करना है, बताया था। उसमें कोई भी आरएचएस में नहीं रहना चाहिए, एलएचएस में रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको इसको उधर भी भेजना है, तो उधर जाके ये -20 से क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा, और फिर इधर 0 बचेगा। तो ये सेकेंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये +20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कंपेयर करो जरा, -10 से +20 को कंपेयर करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा, क्या आएगा? और वो दोनों क्या आए थे? 1/2। तो यानी कि ये दोनों इक्वल आए थे पर तीसरे के नॉट इक्वल हो गए, तो फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस नहीं है, ये किसका केस है? नो सॉल्यूशन का केस है। बट जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं? हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बस डिवाइड करने से मतलब रखते हैं, ये चीज नहीं देखते कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था ना, तो हमने तो बस ऐसे देख लिया 2/4 1/2, 3/6 भी 1/2, और लास्ट -10 by -20 भी 1/2। बट ये तो देखा ही नहीं कि -20 तो आरएचएस में रखा हुआ है और -10 कहाँ रखा हुआ है? एलएचएस में रखा हुआ है। हाँ, अगर ये ऐसे होता, ये भी आरएचएस में रखा हुआ होता, अगर ये -10 भी आरएचएस में रखा हुआ होता, अब क्या होता? अब क्या आंसर होता? अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि अब C1/C2 भी देखो क्या आ रहा है। अब C1/C2 भी आप चाहो तो देखो, दोनों आरएचएस में है ना, दोनों आरएचएस में तो आप एज इट इज भी डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर दोनों को पहले उधर ले जाओ तो उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, फिर डिवाइड कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के जो C1/C2 वाली जो चीज है, उसको या तो दोनों को आरएचएस में कंसीडर करो, या फिर दोनों को, ऐसा नहीं कि एक एलएचएस में और एक आरएचएस में और आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये मान लो दोनों आरएचएस में हैं, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि -10 को पहले इधर लेके आए +10 बनाया, फिर -20 को उधर लेके आए +20 बनाया, 10/20 के आंसर तो 1/2 ही आया। और यहाँ से इधर आरएचएस में रखे रखे भी अगर अपन डिवाइड कर देते -10 by -20 तो भी आंसर तो 1/2 ही आता, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो है एमसीक्यू बेस्ड। तो एमसीक्यू बेस्ड में उसको क्या पता चलेगा कि आपने इधर लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे? हालांकि तरीका तो यही कहता है कि सबको पहले एलएचएस में लेके जाओ, प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ और फिर डिवाइड करो, बट उसको पता चलेगा क्या? कोई बताएगा क्या उसको? उसको तो आंसर से मतलब है ना, ठीक है। जो सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करेंगे उनको तो लेके आना है, उनको दोनों को पहले क्या करना है? यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस एक्सरसाइज, जिसमें हम क्या करते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, केवल रेशियोज को कंपेयर करके, ठीक है। एक चीज और होती है, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया था? यूनिक, शॉर्ट में लिख देता हूं, इसका आंसर क्या आया था? इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या आया था? अब इसमें से जैसे इधर तो नहीं पूछ रहा, सेकंड अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उधर भी पूछ सकता है। तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो कैसे पता लगाते हैं? अगर सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आया तो यूनिक। सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आया, यूनिक मतलब एक, तो आया ना, आया तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आए तो सही, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ही नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट, कई बार ऐसे कह देता है कमेंट ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, कमेंट करो कंसिस्टेंसी पे। तो कमेंट करो कंसिस्टेंसी में, दैट मींस आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आप इस स्टेज पर
आकर मत रुक जाना कि यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है, आगे ये भी बताना कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, नहीं तो केवल एक लाइन लिखने की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं फॉर द सब्जेक्टिव पेपर्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली फिर वो ऑप्शन भी वैसे ही देगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है कैसे, ठीक है। जैसा कि थर्ड में बताओ, अब थर्ड में वापस आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी आंसर्ड बाय भव्य। भव्य मुझे चेक करके बताओ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वही कंपेयर करके बताना है जिससे पिछले क्वेश्चन में किया। बराबर। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। अच्छा, उन तीनों में से कौन सा है, यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है? पहले चलो वो पहली बात करते हैं कि यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है, फिर उसके बाद बात करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। बताओ उन तीनों में से कौन सा टाइप है? बोलो। यूनिक। भव्य ने कहा यूनिक है, सही है क्या? देखो 3 डिवाइडेड बाय 2 पहला रेशियो, दूसरा रेशियो 2/3 है वो -3, 2/-3। क्या ये रेशियो और ये रेशियो एक तरह से दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो ये नॉट इक्वल है। तो जब शुरू के दो ही नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। रिया बताओ सेकंड वाला। पहले तो वो बताओ कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और उसके बाद फिर बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन सही बताया क्या? रिया ने सही बताया क्या? यश बताओ, रिया ने सही बताया क्या? चलो आप आपका आंसर दो तीनों में से। ये नो सॉल्यूशन है, रिया ने भी वही बताया, ठीक है। हाँ भाई धैर्य आप बताओ। इतना टाइम? नो सॉल्यूशन। देखो सीधे सीधे कंपेयर करो, 2/4 क्या होता है, काटने पर 1/2, और -3/-6, माइनस से माइनस तो खत्म, और 3/6 भी क्या होता है। लेकिन जो C1/C2 है, देखो दोनों आरएचएस में, दोनों आरएचएस में सेम पोजीशन पे, तो ऐसे कैसे डिवाइड करके देख सकते हो आप। 8/9 करेंगे तो वो 1/2 नहीं होता है। और चाहो तो पहले दोनों को एलएचएस में ले जाएंगे, दोनों को एलएचएस में ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा -8 और वो क्या हो जाएगा -9, तो भी 8/9 ही आना है रेशियो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो, कैसे भी डिवाइड कर लो। कुल मिला के तीसरे से तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, नो सॉल्यूशन। अब बताओ रिया कि नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट की कैटेगरी का सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सही है क्या? जब सॉल्यूशन ही ना निकले तो इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन निकल रहा है दैट मींस इट इज कंसिस्टेंट। कब होता है, जब सॉल्यूशन निकलता है। कब कब निकलता है, यूनिक में निकलता है और इनफाइनाइट में निकलता है, ठीक है। थर्ड वन विल बी आंसर्ड बाय यशमी बताओ। यूनिक सॉल्यूशन, दिव्यांग चेक करके बताओ सही है क्या यूनिक सॉल्यूशन? सही है। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3/2, a1 क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या है x का 9, ठीक है। चलो b1 बताओ, इसका y का कोएफिशिएंट क्या है 5/3 डिवाइडेड बाय उसका b2, मतलब उसका y का कोएफिशिएंट क्या है -10। सबसे पहले तो इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं, अगर ये मैच हो जाते हैं तो तीसरे की बात करते हैं ना। इन दोनों को कंपेयर करें तो इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करोगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, और जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर है वो
ऊपर चला जाता है, नीचे वाले का कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे कर दो। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 को नीचे ले आओ और उधर 5 डिवाइडेड बाय 3 को नीचे ले आओ। अब इसको काटेंगे हम, तो ये 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, और ये 5 से 1 टाइम, और ये 5 से -2 टाइम। तो क्या बना फाइनल रेशियो? 1 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6, और उधर क्या बना? ये माइनस है तो माइनस को चाहे न्यूमरेटर में लिख दो, -1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। तो ये 1/6 है और वो -1/6 है। अच्छा, -5/3 है। प्लस ही तो है, ठीक है। अगर -5/3 आ जाए तो फिर तो ये कैसा केस बन जाएगा? फिर तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। हाँ, वो सर्किल पे, लेकिन ये पॉजिटिव है, चेक कर लो, +5/3 है ना। अगर वहां पे -5/3 होता, सपोज करो ये माइनस होता, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके ये भी +1/6 हो जाता, फिर तो ये दोनों मैच हो जाते। लेकिन अभी मैच हो रहे हैं क्या? अभी मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये 1/6 है और उधर माइनस। तो बेटा थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, गलती हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में। ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो फिर आंसर आपका करेक्ट है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो फिर आप बताओ यशमी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, ठीक है। फोर्थ वन एंजल बताएगी, बताओ यूनिक सॉल्यूशन। 5 डिवाइडेड बाय -10 क्या होता है? -1/2। -3 डिवाइडेड बाय 6 कहां से यूनिक सॉल्यूशन है भाई? 5 डिवाइडेड बाय -10 क्या होता है? बताना जरा। ये तो बताया नहीं था, सेकंड क्लास में ध्यान ही नहीं दिया था मैडम जब बता रही थी। ये तो पता ही नहीं किसी ने कि माइनस साइन ऊपर चला जाता है ना। जो कोई बात नहीं, फिफ्थ भी बता देना, मैं मना नहीं करूँ। 5 1 5, 5 -2 से कट गया ये, तो 1 डिवाइडेड बाय -2 है, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -1/2, और उधर भी -1/2, तो शुरू के दो तो मैच कर गए। जब ऐसा होता है तो तीसरे की भी बात करते हैं। तीसरा देखो, 11 डिवाइडेड बाय -22, तो ये भी -1/2 ही होगा, तो तीनों ही मैच कर गए। क्या रहेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। ये इनका मतलब है इनफाइनाइट, ये सॉरी कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो लास्ट वाला बता एंजल, फिफ्थ वाले पे दिमाग चला गया था ना। पहले तो बता तीनों में से क्या है? सॉरी बोला भी तो। पहले तो ये बताओ तीनों में से क्या है? इनफाइनाइट। चलो देखते हैं, 4/3 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। और फिर 2 को किससे करेंगे? 3 से। पहले तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तीसरा देखा ही बाद में करो। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो तीसरा देखना ही नहीं है, ये दोनों मैच करते हैं तो तीसरा देखना है ना। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, इट विल बी 3 × 2 नीचे, 2 2 जा, तो ये 2/3 हो गया, और वो भी 2/3 है, तो अब तीसरा देखना पड़ेगा। तो तीसरा देखा तो देखो, पहले तो ये चेक कर लो, तीसरा वाली चीज दोनों RHS में, तो एज इट इज डिवाइड कर दो। 8 डिवाइडेड बाय 12 क्या होगा? ये भी 4 2 जा 8, 4 3 जा, ये भी 2/3 बन गया, तो 2/3 2/3 2/3, तो सेम वही जैसा पहले था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन से तो फिर कंसिस्टेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन अब सबका पक्का हो गया, बिल्कुल आने वाला है, ये मान के चलो। सब्जेक्टिव वालों को भी आने वाला है, ऑब्जेक्टिव वालों को भी आने वाला है, नहीं करोगे गलती, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वही सेम टू सेम बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो हमने वैसे भी कल सीख लिया, अभी तो आप केवल मुझे इतना देख के बताओ कि कंसिस्टेंट है कि, यानी कि उसी को कंटिन्यू हो गया, आगे भी वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो गया। बोलो, x + y/5 2x + 2y / 10। बोलो जिसका नंबर नहीं आया, नॉनी बताओ। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और इधर है 2, तो 1/2। पहला रेशियो क्या बना? 1/2। y का कोएफिशिएंट भी +1 और इधर भी 2, तो 1/2 मैच हो गया। तो तीसरा भी चेक करो, 5/10, ये भी 1/2 सेम है, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन से तो फिर कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकंड वाला बताओ जिसका नंबर नहीं है, मोहित बताओ। सेकंड नो सॉल्यूशन। देखो 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर
-1 डिवाइडेड बाय +3, तो यानी -1/3 माइनस है वहां पे। अच्छा यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी। तो -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये भी 1/3। तो अब दोनों मैच हो गए, तो तीसरे को भी मैच करवाना है। 8/16 क्या होता है? 1/2 होता है। तो शुरू के 2 तो मैच हो गए, लेकिन तीसरे से मैच नहीं हुए, तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। देखते हैं थर्ड वन, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी 1/2, और 1 डिवाइडेड बाय -2, तो 1 डिवाइडेड बाय -2, माइनस को ऊपर लेके जाएगी, हाँ, -1/2, माइनस को ऊपर लेके जाना है ना, ठीक है। तो नॉट इक्वल है, तो शुरू में ही नॉट इक्वल है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स कंसिस्टेंट। लास्ट वन बोलो आकांक्षा, लास्ट वन, फोर्थ वन, यूनिक सॉल्यूशन चेक करते हैं। 2/4, 2 से काटोगे तो 1/2, और फिर -2 को -4 से करोगे तो माइनस माइनस तो कट गया, बचा वही 2/4, 2/4 वापस क्या बना, अब ये दोनों मैच हो गए। तो आगे चलते हैं। अब देखो पहले तो दोनों RHS में क्या, LHS, दोनों LHS में, तो डिवाइड कर सकते हो। -2/-5, माइनस से माइनस कट गया, 2/5 हो जाएगा। तो तीसरे से मैच नहीं हुआ, तो क्या कौन सा केस हो गया? नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको सबसे पहले इक्वेशन फ्रेम करनी है स्टेटमेंट से, और फिर उसका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, यानी इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करना है दैट मींस वही ग्राफ में लाइंस को इंटरसेक्ट करवाना है। सॉल्व करना है या कुछ चीज फाइंड करनी है, दैट मींस ग्राफ बना के, और क्या करवाना है, हाँ कर सकते हो, चाहो तो उसको अल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, बट बिकॉज एक्सरसाइज हमारी ग्राफिकली थी तो इसलिए हमने इसको ग्राफिकली ही किया था उस टाइम। आप एग्जाम में कैसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब एग्जाम में कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गिवन नहीं है। अगर वो कह दे कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर तो ग्राफिकली करना है, ठीक है जी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। किसकी? इस गार्डन की। यहाँ पे हुज का मतलब इस गार्डन से, भाई वो कह रहा है ना जिसकी, तो किसकी? इस रेक्टेंगुलर गार्डन की। यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की इंफॉर्मेशन ये है कि रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। आपको फिर इस 36 मीटर, अब ये इस 36 मीटर क्या है, देखो जब भी स्टेटमेंट दो कोमा से सेपरेटेड हो, इस तरीके से ध्यान से देखो, एक कोमा यहां आ गया और दूसरा कोमा वहां आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इन दो कोमा के बीच वाली इंफॉर्मेशन को एक इंफॉर्मेशन मानते हैं, ये पूरी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसको काट के जो सेंटेंस बना वो दूसरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि इसके बाद आपको ऐसे रीड करना, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को हटा दो और फिर रीड करो सेंटेंस को, तो बाकी का इंफॉर्मेशन समझ में आएगी, ठीक है। जूम आउट कर देता हूं, देखो। तो इसको हटा के अगर मैं इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा हूं, स्टेटमेंट को, तो क्या बन रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा कितना है? पेरीमीटर का आधा पेरीमीटर है ये 36 मीटर। तो एक इसके डायमेंशंस पता करने, और लीनियर इक्वेशंस में सबसे सही बात ये है कि दो ही चीजें पूछता है और दो ही वेरिएबल होते हैं। तो डायमेंशन गार्डन के क्या क्या चीजें होंगी? लेंथ एंड, दो ही चीजें हैं और दो ही चीजें ये पूछ भी रहा है, तो किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ को एक्स और ब्रेड्थ को वाई मान लूं, ठीक है। सपोज करो मैंने लेंथ को मान लिया एक्स मीटर, और विड्थ को या ब्रेड्थ कुछ भी कह सकते हो आप, विड्थ भी कहते हैं और ब्रेड्थ भी कहते हैं, वाई मीटर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एक एक करके इंफॉर्मेशन को रीड आउट करता हूं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये पहली इंफॉर्मेशन है। पुटअप करो, लेंथ की जगह क्या पुटअप करोगे? लेंथ को क्या माना आपने? एक्स। इज की जगह क्या पुटअप करोगे? 4 की जगह 4, मोर देन की जगह प्लस, और विड्थ की जगह वाई। बस एक कमी है, क्या? मोर देन के अगल बगल के लोग क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वाई इधर आएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी?
y प्लस 4। ठीक है, उसको y को भी उधर लेके जाऊं मैं, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये थोड़ी अच्छी सी दिखने वाली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, चाहो तो 4 को भी उधर लेके जा सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म प्योर बनानी हो, बट मैंने क्या कहा था, ग्राफिकली में जरूरत नहीं है, ग्राफिकली में जरूरत नहीं है ना। ग्राफिकली में आप ऐसे भी रख सकते हो कि कांस्टेंट वाली टर्म को आप आरएचएस में छोड़ दो। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। अब एक और चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बचपन से सीखा है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। देखो फॉर्मूला भूल भी जाए तो पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए। पता है पेरीमीटर का मतलब सबको क्या होता है? बाउंड्री का सम। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इन चारों बाउंड्रीज का सम चाहिए, जोड़ चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया किसको, मान लो मैंने इसको खड़ा कर दिया मोहित को, मैंने कहा कि एक पूरा चक्कर लगा के आ गार्डन का, मतलब इस पूरे ग्राउंड का, तो ये पूरा एक चक्कर लगा के आएगा, दैट मीन्स वो एक पेरीमीटर लगा के आया है। क्या लगा के आया है वो? एक पेरीमीटर जितनी डिस्टेंस वो कवर करके आया। तो पेरीमीटर में ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, 2 कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला बना 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, तो ये है पेरीमीटर। अब क्या कह रहा है, पेरीमीटर का करो हाफ। पेरीमीटर का क्या करो? हाफ करने का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2। किसी भी चीज को मैं कहूं हाफ करो, दैट मीन्स उसको डिवीजन करना है 2 से। तो पेरीमीटर क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी। इसका डिवीजन करना है किससे? 2 से, क्योंकि हाफ करना है मुझे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एल प्लस बी। और ये हाफ पेरीमीटर कितना आ रहा है? तो यानी इसकी वैल्यू 36 है। एल क्या था? x, मतलब लेंथ को x माना था हमने, ब्रेड्थ को क्या माना था? y। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 बन गई दूसरी इक्वेशन। पहली क्या बनी थी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बन गई। 2 इक्वेशंस बनी नहीं बनी? अब 2 इक्वेशंस का वही 3-3 सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफ बनाना है, लाइंस को इंटरसेक्ट कराना है, जहां पर भी लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 20 and 16 इज द आंसर। 20 प्लस 16 36 होता है, और 20 माइनस 16 4 होता है। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस पॉइंट पे टकराएगा? 20,16 पे टकराएगा, और ये मेरे एक्स एंड वाई के आंसर्स होंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या? अच्छा, सेकंड लास्ट है। Given the linear equation given है, write another linear equation in 2 variables such that their geometrical representation और graphical representation एक ही बात होती है। ठीक है जी, geometrical representation कह दो। देखो ज्योमेट्री बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस ज्योमेट्री के अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट है ग्राफ। ठीक है ना? ज्योमेट्री मींस एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू ड्राइंग फिगर्स। फिगर ड्रॉ करने से कुछ भी रिलेटेड है वो ज्योमेट्री है। ठीक है, अब उसके अंदर वो फिगर ड्रॉ तो मैं नोटबुक में भी कर सकता हूं, लेकिन वो अगर वो फिगर मैं नोटबुक में ना ड्रॉ करके ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं तो ज्योमेट्रिकल से क्या चला जाता है? ग्राफिकल चला जाता है। बट इस रेफरेंस में अपन सेम चीज मान सकते हैं ना, मतलब वो आपको ये नहीं कह रहा है कि आप ग्राफ में जाके ड्रॉ करो, आप आपकी नोटबुक में भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या होनी चाहिए? कोइंसिडेंट। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, ये पता होना चाहिए आपको। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या था? नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हमने कल सीखा था। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है बोलना जरा? a1 by a2 नॉट इक्वल टू, तो ये काम करना है आपको पहले केस में, राइट? एक बार मीटिंग लीव करके वापस आ जाओ भाई, होने वाली है खत्म, तो कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाएगा नहीं। ओके, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हमको ये वाली सिमेट्री बनानी है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 वाली सिमेट्री बनानी है जो यूनिक सॉल्यूशन में बनती थी। ठीक है, तो देखो a1 और b1 ये ऊपर के न्यूमरेटर जो होते हैं वो तो पहली इक्वेशन से मिलते हैं,
और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो दूसरी इक्वेशन से मिलते हैं। ऐसा ही तो होता है ना भाई, ऐसे ही तो करते थे 2/4। ये a1 तो मिला पहली इक्वेशन से, a2 मिला दूसरी इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमको बनानी है। इसने कहा है ना राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दूसरी आप खुद बनाओ। तो आप ऐसी लीनियर इक्वेशन बना के दिखाओ ताकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। आपको केवल इस बात का ख्याल रखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, देखो जैसे ये है, मैं एक बनाता हूँ 2x + 3y है ना, मैं कुछ भी लिख लो। सपोज करो मैं लिख देता हूँ 3x + 4y - 10 = 0। देखो भाई 2/3 और दूसरा b1/b2 क्या आ रहा है? इक्वल है क्या? नॉट इक्वल है। बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ भी बना दो, बस a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? b1/b2। एक तरीके से एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो कोई भी बना सकते हो एक ऐसी इक्वेशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइंस में क्या होता था? a1/a2 और b1/b2 पैरेलल लाइंस मतलब वही नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस मतलब बराबर लाइंस चलती हैं जो कभी भी भिड़ती नहीं है। तो वो भिड़ेंगी नहीं तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन कब निकलता है? जब लाइंस भिड़ती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तभी तो सॉल्यूशन निकलता है। अब वो पैरेलल है, दैट मींस वो इंटरसेक्ट होंगी नहीं, कितना भी इधर चले जाओ कितना भी इधर चले जाओ तो उनका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस है ये। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या सिमेट्री होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू। तो यानी कि शुरू के दो रेशियो तो मैच करने हैं बट तीसरा वाला मैच नहीं करना है। कुछ भी एग्जांपल सोचो, जैसे कि वही वाला सोचता हूं अभी मैंने क्या लिखा था? 3x। तो अब इधर कुछ ऐसा लिखो ताकि ये शुरू के दो तो मैच कर जाएं। तो 2/3 है, तो 2/3 है तो 3 को किससे डिवाइड करूं ताकि वो भी 2/3 बन जाए? होगा ही नहीं। हो तो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, बट वो डेसिमल बनेगा कुछ। तो चलो फिर 3x को भी चेंज कर देते हैं, कुछ और बनाते हैं। इन दोनों को मैच करना है ना शुरू के दो, तो डबल कर दो ना यार। 2x का डबल 4x और 3y का डबल मैच कर गया। देखो 2/4 और 3/6 दोनों 1/2 1/2 है। ठीक है, और आगे वाला मैच नहीं करना चाहिए तो कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, बट 16 मत लिखो, क्योंकि अगर इधर 16 लिख दिया तो ये भी मैच कर जाएगा। कुछ भी लिखो का मतलब ही नहीं कि 16 लिख दो कहीं, आप तीनों ही मैच करा दो। +16 लिख दो, ठीक है, मैच नहीं कर रहा क्योंकि -8/+6। मैंने तो यही कहा ना कि -16 मत लिखो, बाकी कुछ भी लिखो। -16 लिख दोगे तो फिर तीसरा भी मैच कर जाएगा, फिर वो नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा। उसके अलावा कुछ भी लिखो, जैसे +16 लिख दिया = 0, ये भी आंसर है इस चीज का। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए हमको अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी थी, लिख दी हमने। ठीक है, अब लास्ट क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होती हैं। ठीक है ना, तो वो बार बार इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, बार बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो बार बार बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस हो गया ये। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस में क्या सिमेट्री मैच होनी चाहिए? तीनों रेशियोज की सिमेट्री मैच होनी चाहिए। a1/a2 इक्वल टू, तो यानी कि आपको तीनों का रेशियो सेम रखना है। जैसे अगर आप इसका डबल करो तो इसका भी डबल करो और इसका भी डबल करो। अगर 3 गुना कर रहे हो तो उसका भी 3 गुना करो, इसका भी 3 गुना करो, इसका भी 3 गुना। जो भी आप रेशियो रख रहे हो तीनों का सेम रखो। तो सपोज करो हम 4 गुना कर देते हैं। चलो 2x का 4 गुना 4x, 3y का 4 गुना 16x, सॉरी 8x, सॉरी 8x, और 3y का 4 गुना 12y, और -8 का 4 गुना -32। तो ये आंसर हो गया इसका। जरूरी नहीं 4 गुना करो, 5 गुना कर दो, 6 गुना, कुल मिला के तीनों को कर देना जो भी कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। 3x + 4.5y + 16 = 0। बताओ इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? एक तो ये इक्वेशन है, एक मैंने बनाई है। बताओ इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? आर यू श्योर? मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं, लाइंस बताओ। पैरेलल लाइंस पक्का? 2/3 पहला रेशियो, दूसरा रेशियो क्या है? तो 4.5 को क्या लिख सकते हो? 45/10 ऊपर चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3,
3 3 9, ये भी बन गया 2/3, तो शुरू के दो तो मैच कर गए, और तीसरा -8 प्लस 16 -1/2 होता है जो मैच नहीं कर रहा है। तो कौन सा केस है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। जो आप कह रहे थे ना कि सर 3x के साथ तो कुछ होगा ही नहीं, हो गया ना, देखो 4.5, तो डेसिमल प्लेस से हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी नंबर रख सकते हो आप, कोएफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, बट रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस के हमको क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले ग्राफ्स ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। फिर ये सपोज करो मेरा ऐसा ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये दो लीनियर इक्वेशन से दो लाइंस बनेंगी। सपोज करो एक लाइन बन गई, मान लेते हैं इसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, ऐसे और ऐसे, और एक्चुअली भी यही बनी थी, वो याद रह गई है ना। मान लो एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन ऐसे बनी, तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों लाइंस और साथ में किसको ले लो? एक्स एक्सिस को ले लो। देखो साथ में किसको ले लो? एक्स एक्सिस को। दिख रहा है? साथ में ले लो एक्स एक्सिस को। इन तीनों लाइन से ट्राइंगल बन रहा है। बन रहा है क्या? देखो एक ये लाइन, एक ये लाइन, और एक्स एक्सिस ये। ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल का शेड कर दो, इसको शेड कर दो और आंसर। अच्छा, ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कहता, फिर वाई एक्सिस की मदद से भी एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये लाइन और वाई एक्सिस तो ये होती है, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। इसको शेड कर दो। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो ट्राइंगल बन रहा है ना, चलो एक्स एक्सिस वाला ही ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं एक बार। जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? बस 2 मिनट हो। हाँ, इसका एरिया निकालो। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे ये लाइन है और एक्स एक्सिस, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो बेस तो हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट है 5,0, भाई एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, और ये वाला पॉइंट है मान लो -2,0। तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई बताओ? अगर ये वाला पॉइंट है -2,0 और ये वाला पॉइंट है 5,0, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई? देखो ओरिजिन से 5 कदम तो इधर जा रहा हूं और ओरिजिन से 2 कदम पीछे आ रहा हूं। 5 और 2 मिला के बेस कितना हो गया मेरा? 7 यूनिट्स। हाफ इंटू 7 इंटू, अब हाइट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3, तो 1 क्या होता है? देखो 1 क्या होता है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और 3 क्या होता है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, हाइट। तो हाइट कितनी हो जाएगी? जो इसका y कोऑर्डिनेट है वही हाइट हो जाएगी इंटू 3। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। और मान लो इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछता, तो मैं क्या करता? इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस देखता। मान लो ये पॉइंट है 0,1 और वो पॉइंट है 0,5, तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना है? 4। तो बेस तो हो जाता 4, और हाइट कितनी हो जाती? ये हाइट हो जाती। तो फिर ये जो इधर मैंने एक y कोऑर्डिनेट लिया था ना, अब की बार क्या लूंगा? x कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आपसे एरिया पूछ सकते हैं। आपकी बुक में नहीं है एरिया पूछना, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आ सकता है। सैंपल पेपर में है ना, तो शुरू में भी मैंने शायद करवाया था, जब हमने क्वेश्चंस किए थे तभी मैंने कहा था कि एरिया निकाल लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 3.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है। घर पे बैठ के सॉल्व करो आराम से। कल हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। घर पे बैठ के सॉल्व करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ दें। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट मौका है सॉल्व करने का। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कल पूछ सकते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।